जय श्री कृष्णा स्टूडेंट्स, आपका एसएसटी वाला यूट्यूब चैनल में स्वागत है। कक्षा 10 की बुक लोकतांत्रिक राजनीति उसका पार्ट 1 है सत्ता की साझेदारी। सत्ता की साझेदारी का पहला वीडियो हमने अपलोड किया था और आपसे कहा था कि अगला वीडियो हम जल्दी ही अपलोड करेंगे। अगर आपको पहला वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप देख सकते हैं। हमने पहले वीडियो में बताया था बेल्जियम की समझदारी के बारे में, बेल्जियम की जातीय बनावट, सत्ता की साझेदारी क्या होती है, सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है, ये सब चीज़ें, ये सब बातें हमने पहले वीडियो में आपको बताया था। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता इसलिए हमने आधा कर दिया। अब आज हम आपको सत्ता की साझेदारी का दूसरा भाग, जिसमें हम श्रीलंका के बारे में जानेंगे कि श्रीलंका में सत्ता की साझेदारी कैसे हुई, वहां पर क्या हुआ और सत्ता की साझेदारी के रूप। श्रीलंका जो भारत के दक्षिण दिशा में स्थित है, श्रीलंका सन 1948 में आजाद हुआ था। 1 नंबर का क्वेश्चन है आपके। यहां पर जैसे कि हर देश में होता है, अलग अलग समुदाय के लोग रहते हैं। यहां पर भी अलग अलग समुदाय के अलग अलग समूह के लोग थे, जिसमें मुख्य रूप से सिंहली और तमिल, इनकी संख्या ज़्यादा थी। सबसे ज़्यादा जो संख्या थी, कुल आबादी में लगभग 74% हिस्सा वो सिंहली आबादी का था। और जो तमिल भाषा बोलने वाले लोग हैं वो 18% थे। अब उन 18% में से तमिल 2 प्रकार के थे, एक श्रीलंकाई मूल के तमिल और एक भारतीय मूल के तमिल। अब इनमें श्रीलंकाई मूल के तमिल, उनका प्रतिशत 13% था और जो भारतीय मूल के तमिल थे, जिनको अंग्रेजी शासन के दौरान श्रीलंका ले जाया गया था, उनकी संतानें भारतीय मूल के तमिल कहलाते हैं। उनका हिस्सा 5% है। तीसरा वाला जो समुदाय है वो है ईसाई, और ईसाई समुदाय की आबादी है 7%। अब ये क्रिश्चियन जो है वो सिंहली और तमिल दोनों ही भाषा बोलते हैं। ये वहां की जातीय बनावट के बारे में आपको बताया। अब एक क्वेश्चन आता है आपके, 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, और क्वेश्चन ये है कि सिंहली समुदाय के लोगों ने बहुसंख्यकवाद को बढ़ावा देने के लिए या सिंहली लोगों को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए, क्या उपाय किए। तो इसमें सिंहली समुदाय द्वारा 3 उपाय किए गए, और वो 3 उपाय इस प्रकार है। पहला वाला जो उपाय किया गया, 1956 में कानून पारित किया गया, और उस कानून के अंतर्गत सिंहली समुदाय को बढ़ावा देने के लिए तमिल भाषा को दरकिनार करके सिंहली भाषा को राजभाषा घोषित किया गया। और दूसरा वाला, सरकारी नौकरियों में और विश्वविद्यालयों में सिंहली भाषा बोलने वालों को, सिंहलियों को प्राथमिकता देने की नीति भी चली। और तीसरा वाला जो प्रावधान किया गया वो ये था कि नए संविधान में प्रावधान किया गया कि सरकार बौद्ध मत को संरक्षण देगी और बढ़ावा देगी। सत्ता की साझेदारी के रूप, सत्ता की साझेदारी के रूप यानी कि सत्ता की साझेदारी के अलग अलग तरीके। सत्ता की साझेदारी अलग अलग देशों में या अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार से की जाती है। सत्ता की साझेदारी का पहला रूप जो है वो कहलाता है सत्ता का क्षैतिज वितरण। ये पहला तरीका है। इसमें सत्ता को अलग अलग भागों में बांट दिया जाता है। अब वो अलग अलग भाग जैसे न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका होते हैं। अब इन सरकार के जो 3 अंग हैं, इन तीनों अंगों के पास असीमित शक्तियां नहीं होती हैं। ये अपने अपने क्षेत्रों में अपनी शक्तियों का उपयोग करते हैं और एक दूसरे पर नियंत्रण रखने का काम भी करते हैं। इसे सत्ता का क्षैतिज वितरण भी कहा जाता है। सत्ता का क्षैतिज वितरण किसे कहते हैं, यह इसका आंसर है 1 नंबर। अब दूसरा वाला है सत्ता का जो बंटवारा किया जाता है वो ये होता है कि सत्ता को
मुख्य रूप से दो भागों में बांट दिया जाता है। पहला वाला होता है पूरे देश के लिए सामान्य सरकार, और इस सामान्य सरकार को केंद्र सरकार या संघ सरकार भी कहा जाता है, और प्रांतीय सरकार को राज्य सरकार, प्रांतीय सरकार, क्षेत्रीय सरकार, और अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग देशों में राज्य सरकार को अलग अलग नामों से जाना जाता है। सत्ता का साझेदारी का जो तीसरा रूप है वो है सत्ता का बंटवारा। भाषा और धर्म के आधार पर भी हो सकता है, जैसे कि हमने बेल्जियम का देखा था पिछले वीडियो में, वहां पर भाषा के आधार पर ही सत्ता की साझेदारी की गई थी, डच भाषा और फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोगों के बीच में। कुछ देशों में संविधान में यह भी प्रावधान किया जाता है, इस बात का ही प्रावधान होता है कि जो सामाजिक रूप से ऐसे समुदाय जो पिछड़े हुए हैं या महिलाएं हैं, उनको विधायिका में और प्रशासन में भागीदारी दी जाती है। अब आते हैं सत्ता की साझेदारी के चौथे रूप पर। सत्ता की साझेदारी का चौथा रूप जो है वो विभिन्न प्रकार के दबाव समूह और आंदोलनों के रूप में भी दिखाई देता है। यानी कि सत्ता की साझेदारी का रूप आंदोलन और दबाव समूह के रूप में भी दिखाई देता है। लोकतंत्र में, लोकतंत्र की सफलता के लिए चुनाव में लोगों के पास चुनने के लिए विकल्प होना आवश्यक है, तभी लोकतंत्र सफल हो सकता है। अगर एक ही व्यक्ति चुनाव लड़े या एक ही पार्टी चुनाव लड़े, लोगों के पास विकल्प ही ना हो, तो ऐसे चुनाव का क्या फायदा। एक ही व्यक्ति को रेस में दौड़ा दे और कहे कि जीत के दिखाओ, तो वो तो पैदल चलेगा जब भी जीतेगा और दौड़कर चलेगा जब भी जीतेगा। तो इसलिए चुनाव में विकल्प होना आवश्यक है लोकतंत्र की सफलता के लिए। इस पार्ट में कुछ नए शब्द दे रखे हैं जो भी आपके एक एक नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं परीक्षा में, वो भी आपको बता रहा हूं। पहला वाला इसमें दे रखा है कि गृह युद्ध किसे कहते हैं। नंबर एक नंबर का क्वेश्चन हो सकता है, गृह युद्ध किसे कहते हैं। इसका आंसर है किसी देश में सरकार विरोधी समूहों की लड़ाई, हिंसक लड़ाई ऐसा रूप ले ले कि वह युद्ध जैसा लगे, तो उसे गृह युद्ध कहा जाता है। नंबर 2 जो आपके क्वेश्चन है वो ये है, बहुसंख्यकवाद किसे कहते हैं। अब बहुसंख्यकवाद के ये मान्यता है बहुसंख्यकवाद, इसके अनुसार यदि कोई समुदाय जो बहुसंख्यक है, जो संख्या में ज्यादा है, जैसे कि श्रीलंका में सेनी समुदाय है, तो वो मनचाहे ढंग से शासन कर सकता है और इसके लिए वो अल्पसंख्यक समुदाय की भावनाओं को और जरूरतों को अनदेखी कर सकता है, उनकी अवहेलना कर सकता है। इसे कहा जाता है बहुसंख्यकवाद। तीसरा इसमें नया शब्द दे रखा है एथनिक या जातीय। एथनिक या जातीय ऐसा सामाजिक विभाजन होता है जिसमें हर समूह अपनी अपनी संस्कृति को अलग मानता है, दूसरों से अलग मानता है। इसे जातीय या एथनिक कहा जाता है। अगला शब्द इसमें है युक्ति परक। युक्ति परक का जो अर्थ है वो यह है, लाभ और हानि का सावधानी पूर्वक हिसाब लगाया जाता है कि कहां हानि है, कहां लाभ है, और इस तरह से लिया गया फैसला वो युक्ति परक कहलाता है। हमने आपको इस वीडियो में अच्छे से समझाने की कोशिश की है, फिर भी अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप इस वीडियो को एक बार रिवाइंड कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हमारा प्रयास यही रहता है कि आपको अच्छे से समझाएं, शॉर्ट तरीके से समझाएं, क्योंकि बड़े बड़े तरीकों से समझाना मज़ा नहीं आता है। और जैसे कि आपसे वादा किया था, मैंने पहले कहा था एसएसटी वाला यूट्यूब चैनल पर सिर्फ आपको एसएसटी की किताबों के बारे में 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं या बीए वहाँ तक बताया जाएगा। इसके अलावा जो विभिन्न प्रकार की कंपटीशन परीक्षाएं होती हैं, चाहे वो रीट की हो या अन्य प्रकार की जो परीक्षाएं हैं, उसकी जो जीके है, एसएसटी से रिलेटेड जो क्वेश्चन है जो परीक्षा में आ सकते हैं, उसका वीडियो भी हम जल्दी ही बनाएंगे।
ताकि आप लोगों को आगे के लिए फ़ायदा मिल सके और हमारे मित्र जो हमारे साथ नए वो जुड़ सके। अगर आप लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं तो इससे हमारा प्रोत्साहन मिलता है, इसलिए कृपया करके लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट कर दें ताकि आपको हमारे वीडियो जब भी आए तो उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। हमारी टैगलाइन है, बढ़ेगा ज्ञान तभी तो बढ़ेगी पहचान। नमस्कार।